वारफरीन, वारफरीन इज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट। अब ये एंटीकोएगुलेंट है तो ये करेगी क्या, इट इनहिबिट्स ब्लड कोएगुलेशन। और किस तरह ब्लड कोएगुलेशन को इनहिबिट कर सकती है, इट इनहिबिट्स द रिडक्शन ऑफ विटामिन के। अब विटामिन के का एक साइकिल होता है और इसने अल्टीमेटली वापस रिड्यूस होना होता है, और एंजाइम होता है विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज, ये इस एंजाइम को ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से विटामिन के जो होगा वो रिड्यूस नहीं होगा। जब विटामिन के रिड्यूस नहीं होगा तो जो ग्लूटामिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, ये इनहिबिट हो जाएगी। जब ये गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से फैक्टर 2, 7, 9 और 10 ये जो होंगे ड्रॉप कर जाएंगे, इनहिबिट कर जाएंगे। अब क्योंकि कोएगुलेटिव फैक्टर्स जो हैं ये ड्रॉप कर गए हैं तो इसका मतलब कोएगुलेशन नहीं होगी, सो वी कैन से वारफरीन इज एन एंटी कोएगुलेंट। तो अगर एंटीकोएगुलेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक होगा जो कि आर्टरी की वॉल के अंदर होगा, जब वो रप्चर करेगा तो उसकी वजह से थ्रोम्बस बनेगा। अब इस थ्रोम्बस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें प्लेटलेट एडहीजन होगी, जो प्लेटलेट्स होंगे वो आपस में अडेयर करेंगे। अब ये किस तरह अडेयर करेंगी, प्लेटलेट के ऊपर एडीपी आकर बाइंड करेगा। सो प्लेटलेट के ऊपर जब एडीपी आकर बाइंड करता है तो ये क्या करता है, फैक्टर 2A और 3B की एक्सप्रेशन करवाता है। सो फैक्टर 2A और 3B जो होंगे एक्सप्रेस हो जाएंगे, और देन इन फैक्टर 2A और 3B को आपस में जो चीज़ बाइंड करके होल्ड करके रखेगी, दिस इज गोइंग टू बी फिब्रिनोजेन, जो कि बाद में फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। और ये जो फिब्रिन है ये सारा जो होगा मैश का फ्रेमवर्क इसको मेंटेन करके रखेगा। सेकंड, इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे। फॉर एग्जांपल क्लॉटिंग फैक्टर, टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 12A, 10A, 2A, ये सारे एक्टिवेट होंगे। अब जब थ्रोम्बस बना है, आर्टरी की इंटीरियर वॉल जो है वो थोड़ी डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों एक्टिवेट हुए हैं। इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू जो होगा वो फैक्टर 7A प्रोड्यूस होगा, और एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू पहले फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, दिस इज कॉल्ड 12A, फिर फैक्टर 11 एक्टिवेट होगा, दिस इज 11A, एंड देन फाइनली फैक्टर 9 जो होगा एक्टिवेट होगा, दिस इज 9A। अभी जो फैक्टर 7A और फैक्टर 9A है ये क्या करेंगे, ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देंगे इनटू फैक्टर 10A। अब ये जो फैक्टर 10A है ये क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। सो फैक्टर 10A thrombin, which is factor 2, इसको एक्टिवेट करेगा into 2A in the presence of calcium ions, in the presence of phospholipids and in the presence of factor 5A। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, ये फिब्रिनोजेन को चेंज करेगा फिब्रिन में, जो कि प्लेटलेट का मैश या जो फ्रेमवर्क है उसको होल्ड करके रखते हैं। सो जो फिब्रिन आपस में दो प्लेटलेट्स को थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन 2A एंड 3B होल्ड करके रखे, वो फाइनली एक्टिवेट हो गए, और उसको किसने किया, थ्रोम्बिन ने किया। अब इस सब के अलावा एक और एंजाइम होता है दिस विच इज़ इनएक्टिव, दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मिनोजेन। ये फाइनली एक्टिवेट होता है प्लाज्मिन में, और इसको एक्टिवेट कौन कराता है, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स। अब ये जो प्लाज्मिन है ये क्या कराता है, ये क्लॉट को रिजॉल्व कराता है। सो इट डिसइंटीग्रेट्स दिस फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स। तो ये जो प्लाज्मिन है इसने क्या करना है, फाइब्रिन की डिसइंटीग्रेशन करानी है और क्लॉट जो है उसको सारा रिजॉल्व करा देना है। अब इस सब के दौरान जो प्लेटलेट्स है वो डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जांपल साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे के थ्रू ये प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टासाइक्लिन्स वगैरह। इसके अलावा डिफरेंट और केमिकल्स, एडिनोसिन अपटेक ये लोग कर सकते हैं। देन दे हैव साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्टेरेस एक्टिविटी। सो प्लेटलेट्स में से डिफरेंट जो होंगे केमिकल्स वगैरह वो भी रिलीज होंगे। तो अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो हम हर डिफरेंट स्टेप के ऊपर कोई ना कोई ड्रग देकर इस सारे मैकेनिज्म को ब्लॉक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को जो चीज़ ब्लॉक करेगी दैट इज गोइंग टू बी एस्पिरिन। तो एस्पिरिन क्या करेगी, साइक्लोऑक्सीजनेस को ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 भी फॉल कर देगा और प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 भी फॉल कर देगा। अब क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन जो होता है ये प्लेटलेट से निकलता है और प्लेटलेट्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये प्लेटलेट्स डिवाइड नहीं कर सकते और थ्रोम्बोक्सिन की जो क्वांटिटी है वो लो ही रहती है। लेकिन जो प्रोस्टासाइक्लिन है ये एंडोथेलियल सेल से निकलता है, तो जब ये ब्लॉक होता है तो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो डिवाइड करते हैं और न्यू एंडोथेलियल सेल्स बनाते हैं जो कि एस्पिरिन के अंडर कंट्रोल नहीं होते, और देन वो प्रोस्टासाइक्लिन जो है वो सिक्रीट करते हैं, और अल्टीमेटली जो प्रोस्टासाइक्लिन है वो इंक्रीज कर जाता है और थ्रोम्बोक्सिन जो है वो डिक्रीज ही कर जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड थिनिंग का इफेक्ट है एस्पिरिन की वजह से वो आता है। इसके अलावा हम प्लेटलेट एडहीजन में एक और ड्रग भी दे सकते हैं दैट इज कॉल्ड डायपेरिडामोल। डायपेरिडामोल क्या करेगी, ये पहले वेजोडाइलेशन करवाएगी, इसके अलावा डायपेरिडामोल ब्लॉक करेगी एडिनोसिन की अपटेक को, और इसके अलावा जो साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइएस्टेरेस एक्टिविटी है उसको भी ब्लॉक करेगी।
उसके बाद हम क्लोपिडोग्रेल दे सकते हैं। क्लोपिडोग्रेल क्या करेगी, ये जो एडीपी ने रिसेप्टर के साथ ज्वाइन करना था इस चीज़ को ही ब्लॉक कर देगी, क्लोपिडोग्रेल, प्रसुग्रल, टाइकाग्लिलोर वगैरह। इसके अलावा हम एपिक्सीमैब दे सकते हैं, एप्टिफिबाटाइड दे सकते हैं, और ये क्या करेगी, जो फैक्टर 2B और 3A ने बाइंड करना था फाइब्रिनोजन के साथ, इसको ब्लॉक करेगी। सो एपिक्सीमैब, एप्टिफिबाटाइड इस चीज़ को ब्लॉक करेगी। देन हम वाफरीन दे सकते हैं। जब वाफरीन देंगे तो वो जो टिश्यू क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 है ये ब्लॉक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वार्फरिन जो है वो विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स जो है वो फॉल कर जाएंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हैपरिन दे सकते हैं। अब हैपरिन क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा एंटीथ्रोम्बिन 3 को। अब एंटीथ्रोम्बिन 3 के थ्रू ये डिफरेंट फैक्टर्स की इनएक्टिवेशन कराएगा, जिसमें फैक्टर 10 ने इनएक्टिवेट हो जाएगा, उसके अलावा फैक्टर 2A जो होगा वो भी इनएक्टिवेट हो जाएगा, और माइनर फैक्टर्स में आ सकते हैं फैक्टर 9A, फैक्टर 11A एंड फैक्टर 12A। हैपरिन से मिलता जुलता है एक और मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड एनॉक्सापैरिन, और ये क्या करेगा, ये भी एक्टिवेट कराएगा एंटीथ्रोम्बिन 3 को, लेकिन ये सिर्फ एक ही फैक्टर को इनएक्टिवेट कराएगा, विच इज़ फैक्टर 10A। देन इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल जो चीज़ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करेगी, इसको सपोर्ट करेगी, दिस इज गोइंग टू बी एल्टीप्लेज या रेटिप्लेज या टेनेक्टिप्लेज, जिन्हें हम कहते हैं फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स। तो ये क्या करवाएंगे, ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को एक्टिवेट कराएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में चेंज होगा और फाइब्रिन की डिसइंटीग्रेशन होगी और क्लॉट जो होगा रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ इसको ब्लॉक करेगी, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में नहीं कन्वर्ट होने देगी, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसएग्जामिक एसिड। अब ट्रांसएग्जामिक एसिड इसकी कन्वर्जन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से प्लाज्मिन नहीं बनेगा और फिब्रिन जो होगा वो मेंटेन रहेगा, उसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं होगी, और इस तरह जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास ड्रग्स है, फॉर एग्जांपल जो थ्रोम्बिन है उसको जो चीज़ ब्लॉक करेगी, दैट इज़ गोइंग टू बी लैपिरुडिन, बाइवैलिरुडिन, एर्गैटोबान, डेबिगाट्रॉन, ये सारे फैक्टर 2 को ब्लॉक करेंगे। उसके अलावा फाइनली जो फैक्टर 10 को जो चीज़ ब्लॉक करेगी, दैट इज़ गोइंग टू बी एबिक्साबान या रेवरोक्साबान, ये फैक्टर 10A की ब्लॉक करेंगी। तो अगर स्पेसिफिकली बात करें वार्फरिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो जो विटामिन के होता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्विनोन, इसने चेंज होना होता है विटामिन के इन द फॉर्म ऑफ एपॉक्साइड, और इस दौरान जो होगा वो ग्लूटामिक एसिड यूज़ होगा, ग्लूटामिक एसिड के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होगी, और जो प्रोडक्ट निकलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी गैमा कार्बोक्सिल ग्लूटामिक एसिड, और जो फैक्टर्स बनाएगा फैक्टर 2, 7, 9 और 10, और ये कैल्शियम के साथ मिलकर बाद में कोएगुलेशन करवाएंगे। तो इस तरह जो होती है वो कोएगुलेशन होती है। अब इस साइकिल को कंटिन्यू करना होता है और वापस जो होता है वो इनिशियल प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। तो ये जो विटामिन के एपॉक्साइड होगा ये चेंज होगा पहले विटामिन के क्विनोन में, और देन ये क्विनोन फाइनली चेंज होगा विटामिन के हाइड्रोक्विनोन। अब जो एंजाइम इस विटामिन के एपॉक्साइड को पहले क्विनोन में चेंज कर रहा है और देन फाइनली हाइड्रोक्विनोन में चेंज कर रहा है, उस एंजाइम को कहते हैं विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। अब जो वार्फरिन होती है वो क्या करती है, वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ये साइकिल जो होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। जब ये साइकिल डिसरप्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से गैमा कार्बोक्सिल ग्लूटामिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फॉल कर जाएगी, फैक्टर 2, 7, 9, 10 जो होंगे वो ड्रॉप कर जाएंगे, और जब कोएगुलेटिव फैक्टर्स जो होंगे वो ड्रॉप कर जाएंगे तो जो कोएगुलेशन है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो अगर वार्फरिन के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ गिवन ओरली। ऑनसेट जो है वो वेरी स्लो है, क्योंकि ब्लड के अंदर अभी कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे वो सारे यूज़ अप होंगे, उसके बाद जो होगा वो इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। और इसका जो एक्शन है दैट इज़ इंक्रीज्ड बाय मैनी ड्रग्स, फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एस्पिरिन, और इसका जो एक्शन है वो कुछ ड्रग्स डिक्रीज भी कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल राइफेम्पिसिन। क्लिनिकल यूज़ हम वार्फरिन कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, डीवीटीज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और अगर किसी पेशेंट को एफib हुआ है और उसके रिजल्ट में एम्बोलिज्म हुई है तो इसको ट्रीट करने के लिए भी हम वार्फरिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वार्फरिन की टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें आ सकता है कि ब्लीडिंग हो रही है, या फिर अगर हमने वार्फरिन बहुत ज़्यादा दे दिया है तो उसको ट्रीट किस तरह कर सकते हैं, नेचुरल विटामिन के देकर, विटामिन के साथ साथ फ्रेश प्लाज्मा देकर, या फिर कोएगुलेशन फैक्टर्स देकर। और जब भी हमने वार्फरिन पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है तो उसके साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होगा उसको मस्ट मॉनिटर करना है। तो अगर अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स देखें तो उसमें कुछ एंटीकोएगुलेंट्स और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि ब्लीडिंग को रोकती हैं। तो अगर पहले एंटीकोएगुलेंट्स की बात करें तो उसमें हैपरिन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स आएंगे। सबसे पहले अनफ्रैक्शन हैपरिन, और अगर हम लो मॉलिकुलर वेट हैपरिन को देखें तो उसमें इनॉक्सापैरिन, डेल्टीपैरिन, तिंजापैरिन और फोंडापैरिन वगैरह आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, यानी ये फैक्टर 2 की इनहिबिटर्स है। दीज आर लैपिरुडिन, डेजिरुडिन, बाइवैलिरुडिन, एर्गैट्रोबान एंड डेबिगैट्रॉन।
देन वी हैव डायरेक्ट फैक्टर 10A, यानी 10A फैक्टर्स को इनएक्टिवेट करने वाले, दीज आर गोइंग टू बी रेवरोक्साबैन, एपिक्साबैन एंड एंडोक्साबैन। फिर हमारे पास आता है वारफरिन। नाउ दिस वारफरिन इज अ कॉमरन एंटागनिस्ट, और ये क्या करता है, विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स आते हैं। थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टीपीए एनालॉग्स एंड देन वी हैव स्ट्रेप्टोकाइनेज। टीपीए विच इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एनालॉग्स, तो इसमें एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज, इनएक्टिप्लेज आएंगे, एंड इन स्ट्रेप्टोकाइनेज वी हैव स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसके अलावा कुछ हमारे पास एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आएंगे, और उसमें सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A इनहिबिटर्स, अगर उनको देखें तो उसमें टायरोफिबान, एपिक्सिमैब और एप्टिफेबटाइट आ सकते हैं। देन वी हैव ADP इनहिबिटर्स, जो प्लेटलेट्स के ऊपर ADP ने आकर बाइंड करना होता है रिसेप्टर पे, ये उनको इनहिबिट करेंगे। उसमें आ सकते हैं क्लोपिटोग्रल, प्रेसुग्रल, टाइक्लोबिडिन और टाइकाग्लेरोर। Okay, then we have some other drugs. These are called phosphodiesterase 3 inhibitors. ये जितनी भी हैं ये भी एंटीकोएगुलेंट एक्शन जो है वो शो करेंगे। इसमें डाइपरिडामोल, एनामरिनोन, मिलरिनोन, सिलोस्टाजोल, एनॉक्सिमोन और थियोफाइलिन आ सकती हैं। इसके अलावा जितनी भी ड्रग्स बच जाती हैं, ये वो ड्रग्स हैं जो कि क्लॉटिंग करवाएंगी या ब्लीडिंग स्टॉप करवाएंगी। तो इन ड्रग्स में आ सकता है सबसे पहले रिवर्सल एजेंट्स, जिसमें आएगा विटामिन के, जिसे कहेंगे फाइटोनाडियोन। उसके अलावा प्रोटामीन आ सकता है। देन क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसमें आएगा फैक्टर 8 या डेस्मोप्रेसिन, और फाइनली हमारे पास एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स आएंगी। सो एंटी प्लाज्मिन ड्रग्स में अमाइनो कैप्रोइक एसिड और ट्रांसएग्जामिक एसिड आ सकते हैं।